हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सभी का इस ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम सब पूरे विश्व में फैली महामारी कोविड-19 के बारे में चर्चा करेंगे। आज इस महामारी के कारण पूरे विश्व में लगभग 150 करोड़ लोग संक्रमित हैं और लगभग 6 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इंडिया में ही केवल 11 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं और 26,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस महामारी से सिर्फ अभी बचा जा सकता है, इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। तो आज हमने इसी महामारी के वायरस के ऊपर पूरा वीडियो बनाया है। इस वीडियो में इस महामारी के वायरस कोविड-19 से संबंधित जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। हम पहले कोविड-19 रोग है, इसका परिचय देखेंगे। परिचय में इस कोरोना वायरस की हिस्ट्री भी थोड़ी जानकारी होगी और फिर जो वायरस है उसकी संरचना का अध्ययन करेंगे। संरचना के बाद जो वायरस है हमारे शरीर में किस अंग को इन्फेक्ट करता है और फेफड़े में ही क्यों इसका इन्फेक्शन होता है उसका भी अध्ययन करेंगे, जिसे हम रोग जनकता कहते हैं या पैथोजेनेसिस। और रोग जनकता के बाद हम जो वायरस है उसकी जांच क्या होती है, टेस्ट या डायग्नोसिस, निदान, जिसमें जांच पढ़ेंगे। और जांच में 2 जांच, एक स्वाब टेस्ट और दूसरा प्रत्यक्षी। ये जो स्वाब टेस्ट है ये एक स्वाब के माध्यम से वायरस को नेजोफेरेंजियल फ्लूइड के माध्यम से निकाला जाता है और लैब में ले जाकर के टेस्ट किया जाता है। इसका विस्तृत अध्ययन हम कहेंगे। इससे जो स्वाब टेस्ट है इसे RT-PCR के बारे में डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। प्रत्यक्षी या एंटीबॉडी का टेस्ट करके हम इस बीमारी का पता करते हैं, इस वायरस का पता करते हैं। इसकी भी चर्चा इसमें किया जाएगा। और लास्ट में होगा ट्रीटमेंट या उपचार। इस उपचार में वैसे तो अभी कोई प्रॉपर न तो मेडिसिन है और न ही कोई प्रॉपर इलाज है, लेकिन फिर भी एक प्लाज्मा थेरेपी है। प्लाज्मा थेरेपी जिसके द्वारा प्लाज्मा डोनेट करने से संक्रमित व्यक्ति को चढ़ाने पर उसे स्वास्थ्य लाभ होता है और ठीक हो सकता है। तो इसकी भी चर्चा हम इसमें करेंगे। चीन के वुहान शहर में दिसंबर 19 में एक बीमारी होती है। वहाँ के सी फूड मार्केट से एक वायरस आता है और वो निमोनिया के रोगी होते हैं। ये हुबेई प्रांत, चीन के वुहान शहर में दिसंबर 19 में एक बीमारी उत्पन्न होती है जो एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के कारण लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है। जब उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है तो ये बीमारी का जो वायरस है, विषाणु का जो इन्फेक्शन है वो चमगादड़ से मनुष्य में फैला हुआ है।
और इस बीमारी को नाम दिया गया नोवेल कोरोना वायरस 2019। बाद में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका नाम बदल करके कोविड-19 कर दिया। ये जो कोविड-19 है इसमें कुछ वर्ड हैं, CO से कोरोना, VI वायरस, D से डिजीज, 19 से 2019। तो ये जो रोग उत्पन्न हुआ जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, इस बीमारी का नाम है कोविड-19। ये बीमारी एक वायरस से होता है, विषाणु जिसे कहते हैं, विषाणु, जिससे नाम दिया गया SARS, SARS-CoV-2। सार्स सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। CO कोरोना वायरस 2। इस वायरस के कारण ये कोविड-19 डिजीज होती है जो मनुष्य में रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट या फेफड़े को इन्फेक्ट करता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और कॉमन कोल्ड के जो लक्षण होते हैं वो लक्षण प्रतीत होते हैं। तो जो ये वायरस है कोरोना वायरस, इसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ी सी जो जानकारी शेयर करते हैं हम आपको। 1930 में एक वायरस है जिसका नाम ब्रोंकाइटिस इन्फेक्शियस वायरस। ये वायरस के कारण चिकन के रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है, जिससे 40 से 90% तक चिकन या चूजे मर जाते हैं, गले का इन्फेक्शन होता है। तो ये सर्वप्रथम इसका जो डिस्कवरी या इंट्रोड्यूस हुआ इस तरह से रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन का, वो 1930 में हुआ। 1960 में एक और वायरस जिसे नोवेल कॉमन कोल्ड वायरस, इसका नाम B814, ये वायरस रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्शन किया और सबसे पहले ये मनुष्य को, मानव को। तो मनुष्य में कोरोना वायरस संक्रमण का पहला केस 1960 में आया। 1967 में दो साइंटिस्ट हैं, J. Almeida और D. Tyrrell, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा कि जो कोरोना जो वायरस है, इसकी जो स्पाइक्स हैं वो स्पाइक्स कुछ इस तरह से दिखाई दिए, बिल्कुल क्राउन जैसा, क्राउन मुकुट जैसा दिखाई दिया। इन्होंने इसका नाम रखा कोरोना। ये जो कोरोना है ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द है और इसका जो मतलब होता है उसका मतलब होता है क्राउन। तो कोरोना एक लैटिन वर्ड है या कोरोना लैटिन वर्ड से लिया गया और इसको सर्वप्रथम नाम दिया J. Almeida और D. Tyrrell ने 1967 में। ये जो कोरोना नाम है 1968 में
एक जर्नल है, जर्नल नेचर। ये कोरोना शब्द सर्वप्रथम 1968 के जर्नल नेचर में छपा। तो हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम इस शब्द का यूज 1968 में किया गया। दो हजार 2-3 में चीन में एक बीमारी आई, सार्स, SARS को, जिससे चीन से निकलकर और बाकी देशों में फैली महामारी के रूप में। ये पहली बीमारी थी जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस के नाम से जानी गई। उसके बाद 2012 में एक दूसरी बीमारी MERS, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम को, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, ये जो बीमारी है ये सऊदी अरब में फैली। और इस बीमारी का जो फैलने का कारण है, कुबड़ वाले जो ऊँट हैं, ऊँट से मनुष्य में इसका संक्रमण हुआ। और ये सार्स का जो संक्रमण है, एक कैवियट बिल्ली होती है, कैट या बिल्ली, ये बिल्ली से मनुष्य में इसका संक्रमण हुआ। इसी तरह से 2019 में दिसंबर चीन के वुहान जो हुबेई प्रांत में है, इसके सी फूड मार्केट से एक इन्फेक्शन जो बताया जाता है, वहाँ चाइना के जो लोग हैं, उसको जो जीनोमिक संरचना है, इस वायरस की जो जीनोमिक संरचना है, ये संरचना सार्स जो है, सार्स से लगभग 70% मैच करता है, और बैट वायरस या चमगादड़ के वायरस से 96% मैच करता। मतलब कह सकते हैं कि इस बैट या चमगादड़ से मनुष्य में इस वायरस का संक्रमण हुआ, और होने के बाद ये आज पूरे विश्व में चाइना से लेकर जापान और तमाम आसपास के देशों से होते हुआ 188 देशों में पूरा फैल चुका है। और इस महामारी से हम लोग बचने का सिर्फ एक मात्र तरीका है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क पहने, क्योंकि इसके जो वायरस होते हैं वो छींकने और खांसने से जो हवा की में जो बूंदें होती हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो हवा में फैलते हैं, और जब व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं तो ये वायरस नोज से, माउथ से और आँख से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। ये जो कोरोना वायरस है, ये एक राइबो वायरस है, राइबो वायरस। इसकी जो फैमिली है कोरोना वायरस, और इसका सब फैमिली आर्थो कोरोना कोरोनी, आर्थो कोरोनी। और इसके जो जीनस हैं, जीनस में 4 हैं,
अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, गामा कोरोना वायरस और डेल्टा कोरोना वायरस, डेल्टा कोरोना वायरस। ये जो अल्फा और बीटा ये दोनों मनुष्य को इन्फेक्ट करते हैं और ये दोनों बर्ड से संबंधित वायरस है, गामा कोरोना वायरस एंड डेल्टा कोरोना वायरस। और जो कोविड-19 है ये बीटा कोरोना वायरस जीनस का है, जिसे हम कोविड-19 कहते हैं। कोविड-19 की संरचना या स्ट्रक्चर लगभग गोलाकार संरचना होती है। हमारे साथ इस संरचना को आप लोग भी ड्रा कर लीजिए। स्पाइक है और ये जो इसकी गोलाकार संरचना है, इसमें लिपिड लेयर है, बाई लिपिड लेयर, दो लिपिड की लेयर है और इसके अंदर जो ये जो लिपिड लेयर है ये खोल बनाता है, एनवेलप या खोल या एनवेलप। इसके अंदर न्यूक्लियो कैप्सिड है, न्यूक्लियो कैप्सिड, और इसके अंदर आरएनए जीनोम है, वायरल जीनोम, जिसे हम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कहते हैं। इसमें कुल 4 तरह के प्रोटीन्स हैं। यस ग्लाइको प्रोटीन पाया जाता है। दूसरा ये जो ये है, इसको हम ई प्रोटीन या इनवेलप प्रोटीन, और इनवेलप प्रोटीन, और ये जिसे हम मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। इसके साथ साथ इसमें कुछ स्पेशल प्रकार की प्रोटीन्स और पाई जाती हैं, जिसे हम HE प्रोटीन तो बच्चों ये इसकी पूरी संरचना है। इसमें कोई साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, कोशिका द्रव्य नहीं पाता, जीव द्रव्य नहीं पाया जाता, इसलिए इसमें जनन नहीं होता है। ये जो अपनी संख्या पोषक कोशिका के अंदर पहुंच करके ही अपनी संख्या बढ़ा पाते हैं। उसी का पूरा मेटाबॉलिक जो ऑर्गन्स हैं उनका यूज करके ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं, जिसे हम प्रचुरोध भवन या प्रोलिफरेशन कहते हैं। रोग जनकता या पैथोजेनेसिस
पैथोजेनेसिस। वायरस आप लोगों ने देख लिया कि जो वायरस होता है इसके चारों ओर जो स्पाइक्स होते हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने होते हैं, और ये जो स्पाइक्स है इसके स्ट्रक्चर कोरोना क्राउन के जैसा होता है। ये जो वायरस है जिसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, वो जैसा कि आप जानते हो ये सबसे पहले एनिमल से मनुष्य में फैला, और जब इसका चाइना के द्वारा स्ट्रेन तैयार किया गया तो ये जो वायरस है ये सार्स कोव से लगभग 70% और चमगादड़ या बैट वायरस, ये बैट वायरस से लगभग 90% मिलता है। तो ये अनुमान लगाया गया कि वहाँ के शहर में बैट के जो मांस वगैरह खाते हैं वहाँ से ये वायरस निकलकर मनुष्य के शरीर में पहुँचा होगा। अब देखते हैं कि हमारे ये शरीर में फेफड़े को प्रभावित करता है, और ये फेफड़े में कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो प्रभावित करता है। तो फेफड़े की जो वायु नली है यहाँ पे वायु कोष्ठक पाए जाते हैं जिसे एल्वेलाई कहते हैं, वायु कोष्ठ पाए जाते हैं। इस वायु कोष्ठ में की जो ऊपरी मेम्ब्रेन होती है जिसे एपिथेलियम कहते हैं, इस एपिथेलियम में अगर हम इस एपिथेलियम की संरचना बनाएं तो इस एपिथेलियम के आउटर मेम्ब्रेन पर यहाँ कुछ प्रोटीन की बने ग्राही प्रोटीन पाई जाती है, ग्राही प्रोटीन जिसे ACE2 कहते हैं, एंजियोसेंटिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये जो एंजाइम है वास्तव में ये तो जो अस्थमा है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, परंतु ये इसका जो स्पाइक प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन इस ग्राही प्रोटीन के पास जब पहुंचता है तो इससे जुड़ जाता है, जिसके कारण ये वायरस इसके अंदर प्रवेश करा देता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये वायरस वायु मार्ग से होता हुआ यहाँ वायु कोष्ठक या एल्वेलाई के पास पहुँचता है, और एल्वेलाई की जो एक कोशिका है उसका हमने ये बाहरी मेम्ब्रेन या एपिथेलियम बना दिया, इसके अंदर इसका केंद्रक और सारे कोशिकांग हैं। ये यहाँ पर जैसे पहुँचता है इसके ग्राही या रिसेप्टर सब रिसेप्टर से ये इसकी प्रोटीन जुड़ जाती है, और इसका जो आरएनए है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसके अंदर इंडोसाइटोसिस क्रिया द्वारा ये अंदर चला जाता है, और ये एक पॉजिटिव सेंस आरएनए होता है, और ये पॉजिटिव सेंस आरएनए राइबोसोम से जुड़ जाता है ये, और ये जो जुड़ करके ये निगेटिव सेंस आरएनए बनाता है। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, इसके बनाने में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेता है, और इस पॉजिटिव सेंस आरएनए से बहुत सारे निगेटिव है, ये निगेटिव सेंस आरएनए से बहुत सारे आरएनए की प्रतिकृतियाँ बनती हैं, और इसके बनाने में एक एंजाइम है जिसे हम आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज RDRP
आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। ये आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन दोनों प्रक्रिया के द्वारा नेगेटिव सेंस आरएनए बनाता है, जिससे बहुत सारी आरएनए प्रोटीन बनती हैं और पुनः पॉजिटिव सेंस आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पॉजिटिव सेंस आरएनए की कापियाँ बनाती हैं और प्रोटीन बनाता है, जिससे ये वायरस असेंबल होकर के अपनी बहुत सारी संख्या कोशिका में बढ़ा देता है, जिससे ये कोशिका की डेथ हो जाती है। और इस तरह से ये वायरस एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दूसरी से तीसरी कोशिका पे आक्रमण करते हैं। इस आक्रमण के कारण जो एल्वेलाई है या वाई कोस्ट है, इसमें इन्फ्लेमेशन होता है, जिसे प्रदाह कहते हैं। और इस प्रदाह के कारण बुखार होता है, और बुखार इतना बढ़ता है कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ता है। और तीसरी चीज़ इसमें से इंटरफेरॉन निकलते हैं, इंटरफेरॉन। ये तीनों से एक सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया है। ये तीनों प्रतिक्रियाएं जो इन्फेक्टेड सेल होती है, कोशिका होती है, वो उसके द्वारा होती है, और तीनों क्रियाएं सुरक्षात्मक होती हैं। इन्फ्लेमेशन और बुखार के कारण जब शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो नॉर्मल केसों में जो और कोल्ड वायरस हैं, उसमें वायरस का जो प्रोलिफरेशन है, प्रतिरोध भवन रुक जाता है, या वायरस की एक्टिविटी रुक जाती है। और जो इंटरफेरॉन एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बनाती है, ये जो होस्ट सेल है उसका जीनोम, और वो प्रोटीन निकलकर जो स्वस्थ कोशिका है उसमें जाती है, और वहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन के वायरस के इन्फॉर्मेशन को देती है, जिससे वो पहले से स्वस्थ कोशिका एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोटीन इस वायरस से लड़ने का काम करता है। लेकिन ये जो कोविड-19 है, इसमें कुछ ऐसा परिवर्तन हो गया है, जिसके कारण ये सुरक्षात्मक जो व्यवस्था है बॉडी की, उसका आपस नहीं चलता, वो आदमी इन्फेक्टेड होता है और उसे आगे की बीमारी का संक्रमण झेलना पड़ता है। इसके कारण जो इन्फ्लेमेशन, बुखार और ये हो जाता है, जिसके कारण ये वाई कोस्ट की जो कोशिकाएं होती हैं उस पर इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाता है, और इस सूजन के कारण इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो ऑक्सीजन है इसके अंदर O2, वो इसके अंदर नहीं जा पाती और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आ पाती, ठीक है ना। इनटेक और आउटटेक लेन देन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बाधित हो जाता है, जिसके कारण ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इस जो ऑक्सीजन की लेन देन बाधित होता है, इसे हाइपोक्सेमिया कहते हैं। और जब ऑक्सीजन की कमी ब्लड में हो जाती है, तो ऑक्सीजन की कमी पूर्ति करने के लिए वो ज़्यादा सांस जो श्वसन दर होती है वो बढ़ जाती है, जिसे हम ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। ये दोनों एक तरह से डिजीज बन गई इस वायरस के कारण। ऑक्सीजन की लेन देन बंद हो गई है, लगभग कम हो गई है इन्फ्लेमेशन के कारण, सूजन के कारण, जिससे न तो ऑक्सीजन अंदर जा रही है, न तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल पा रही है। और ब्लड में ऑक्सीजन की कमी के कारण जो हार्ट रेट है वो बढ़ गया है, 72 वो 100 के ऊपर हो गई हार्ट बीट, ठीक है ना। तो हार्ट बीट बढ़ जाती है लगभग 100 के ऊपर। इस कंडीशन को ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। और आप जानते हो कि जैसे ही प्रदूषित तत्वों की मात्रा ब्लड में बढ़ती है, तो उसका इफेक्ट किडनी के ऊपर पड़ता है, जिसके कारण किडनी फेल हो सकती है, हार्ट काम करना बंद कर सकता है। खासकर उन रोगियों के लिए जो इसके पेशेंट हो, किडनी के पेशेंट हो, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हों, या मधुमेह के रोगी हों, तो इनके लिए ये बहुत खतरनाक साबित होता है।
तो हम लोग देख लेते हैं इससे, इस वायरस से जो मृत्यु दर क्या होती है, जो इन संक्रमण है इसका मृत्यु दर जी। वायरल जो कोविड-19 का जो संक्रमण है, इसका अगर हम इस तरह से डायग्राम के माध्यम से समझे तो लगभग 81% माइल्ड या सामान्य केसेस होते हैं, 14% गंभीर और केवल 5% अति गंभीर या क्रिटिकल। 81% माइल्ड, 14% सीवियर और 5% क्रिटिकल होते हैं। और ये 5% में से अगर इलाज मिल जाए सही ढंग से तो केवल 2 से 3% डेथ रेट है। जो 81% माइल्ड वाले हैं, इनके अंदर अगर इम्यूनिटी प्रतिरक्षा प्रणाली इनकी अच्छी है तो ये पेशेंट सब सर्वाइव कर जाते हैं। इनके अंदर इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करता है तो एंटीबॉडी इन वायरसों को ख़त्म कर देते हैं। तो कोविड-19 का टेस्ट 2 तरह से होता है। जो पहला है RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो लीजिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसको हिंदी में कहेंगे प्रतिवर्ती प्रतिकृत्यन पॉलीमरेज श्रृंखला अवक्रिया। ये जो RT-PCR है, इसके सैंपल के लिए स्वाब का यूज करते हैं। एक स्टिक से नेसल फेरिंजियो फ्लूइड के माध्यम से सैंपल इकट्ठा करते हैं और माइक्रोबायोलॉजी लैब में ले जाकर के वहाँ प्रोसेसिंग करते हैं। आप जानते हो कि ये जो वायरस है पहली बात तो बहुत छोटा है और इसमें लिपिड की बाइलेयर पाई जाती है और प्रोटीन की लेयर्स पाई जाती है। उसके अंदर आरएनए होता है। इस आरएनए को अलग करने के लिए एक लंबी प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में इसको लेना पड़ता है सैंपल को, और पहले इसकी प्रोटीन को हटाते हैं, फिर लिपिड को हटाते हैं। स्टेप बाय स्टेप, कई स्टेप में प्रोसेसिंग करने के बाद इसका आरएनए अलग किया जाता है। ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इस आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। डीएनए, साइक्लिक डीएनए, और इसके लिए एक एंजाइम यूज करते हैं, प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इस प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए साइक्लिक में चेंज हो जाता है और फिर इसे पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये और डीएनए की डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बदल लेते हैं।
ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाते हैं, तो ये जो प्रक्रिया होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, ये पीसीआर मशीन के अंदर होती है। पीसीआर मशीन होती है, उसमें सैंपल को रख देते हैं और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में इस डीएनए की जो डबल कॉपी बनती है, और इस डबल कॉपी से बहुत सारी मल्टी कॉपीज बनती हैं। इस मल्टी कॉपी को के ऊपर प्रतिदीप्त प्रकाश भेजते हैं, या इन्फ्लोरेसेंस लाइट जब डालते हैं, तो जितने भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डीएनए होते हैं, वहां ये लाइट ब्लिंक करती है और इस पीसीआर मशीन में एक रीडिंग देती है। अगर ये वायरस है और वायरस के द्वारा ये डीएनए का चेन रिएक्शन हो रही है, तो बहुत तेजी से बढ़ता है समय के साथ, टाइम के अनुसार इनकी संख्या बढ़ती जाती है, और इसी आधार पर इनकी संख्या के काउंटिंग के आधार पर रिजल्ट आ जाता है। अगर संख्या बढ़ रही है तो निश्चित ही इनमें वायरस है, और संख्या नहीं बढ़ रही है, नॉर्मल बनी हुई है, तो वायरस नहीं है। तो इस आधार पे, संख्या के आधार पर उसे हम पॉजिटिव और निगेटिव घोषित करते हैं। ये इस तरह का जो टेस्ट होता है, इसमें वायरस की जांच होती है कि आपके नेसोफेरेंजियल या ओसोफेरेंजियल रीजन में, ठीक है, म्यूकस में वायरस है कि नहीं है। इसके लिए इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा हम जान लेते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में अगर रिएक्शन हो रहा है, चेन बन रही है, तब तो पॉजिटिव, चेन नहीं बन रही है तो रिजल्ट निगेटिव होता है। बहुत एथेंटिक रिपोर्ट होती है, लेकिन थोड़ा टाइम टेकन और महंगी रिपोर्ट होती है। दूसरा, जिसे ब्लड टेस्ट या एंटीबॉडी टेस्ट कहते हैं। ब्लड में जो एंटीबॉडी पाया जाता है, जिसे प्रतिरक्षी कहते हैं। पहले आप प्रतिरक्षी समझ लीजिए। जब कोई भी बाहरी एजेंट हमारे शरीर में इंटर करता है, तो हमारा शरीर उससे प्रतिक्रिया करता है। जो WBC है, उसमें बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। ये दोनों सेल्स एक सैनिक की तरह काम करती हैं, और जैसे ही कोई बाहरी एंटीजन, वायरस, बैक्टीरिया, तो उनको ये टी लिम्फोसाइट खत्म कर देता है। और जब किन्हीं परिस्थितियों में उनको खत्म नहीं कर पाते, तो बी लिम्फोसाइट विशेष प्रकार के प्रोटीन बनाता है या रसायन बनाता है, जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं, एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कहते हैं। ये एंटीबॉडी कई तरह का होता है, जैसे एक वाइट शेड मोनोमोलिक्यूल है, इसे हम IgG कह सकते हैं। और एक पेंटामेरिक यूनिट है, उसे भी देख लेते हैं। तो बच्चों, ये बी लिम्फोसाइट के द्वारा जो एंटीबॉडी बनाती हैं, खासकर कोविड-19 के संक्रमण से दो तरह की एंटीबॉडी बनती हैं। एक को हम IgG कहते हैं और एक को IgM। यहाँ IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन,
इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबुलिन जी और इम्यूनोग्लोबुलिन एम। इम्यूनोग्लोबुलिन इज द प्रोटीन से एंटीबॉडी का दूसरा नाम है। तो ये दो तरह की एंटीबॉडी बनती हैं। ये इसके यूनिट्स हैं, इसमें 5 यूनिट जुड़कर आईजीएम बनाता है, इसमें सिंगल यूनिट्स होता है। तो इसी का पता करके हम ये बता सकते हैं कि आपके शरीर में वायरस था या है या रहा होगा। ये जो प्रतिरक्षी है तब बनता है जब कोई वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। उसके लिए 24 घंटे या 72 घंटे का टाइम लगता है, समय लगता है, तब ये वायरस, ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनता है। और इस एंटीबॉडी की जांच करके हम ये बता सकते हैं कि इस शरीर में वायरस है कि नहीं है। इसके प्रोसेस देख लीजिए। इसमें जब ब्लड का सैंपल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल टेस्ट है, 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। इसमें एक किट आती है, किट की कुछ बनावट इस तरह है, दिखाई दे रहा होगा। ये बिल्कुल जैसे प्रेगनेंसी किट की तरह किट होती है। इसमें एक चैम्बर यहाँ बना होता है, दूसरा यहाँ होता है, और एक डिस्प्ले स्क्रीन बनी होती है। इस डिस्प्ले स्क्रीन में 3 अक्षर लिखे होते हैं, सबसे सी, जी और एम। सी का मतलब होता है क्वालिटी कंट्रोल लाइन, क्वालिटी कंट्रोल लाइन। और जी का मतलब होता है, इस जी से है, जी की लाइन। और एम का मतलब इस आईजीएम से है। और ये यहां पे सैंपल यूनिट है, इसमें सैंपल डाला जाता है। और ये बफर, एक रसायन है जो इस सैंपल को ऊपर की तरफ पुश करता है। ये एक किट है, यहाँ पे सैंपल डालते हैं, बफर सॉल्यूशन डालते हैं, और जैसे ये ऊपर जाता है तो आइए हम देख लेते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये कोविड-19 का पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसमें मैं चित्र 2-3 बनाता हूं पहले। तो बच्चों, मैंने ये चित्र बना दिए हैं। अब इसमें आप देखते हैं कि ये जो डिस्प्ले यूनिट है, जब हम सैंपल छोड़ते हैं, इसमें एक लाइन बन जाती है। अगर इस डिस्प्ले यूनिट में लाइन नहीं बनती है, इसका मतलब है ये जो चेकिंग यूनिट है ये खराब है। दूसरे में अगर यहाँ लाइन बनती है और सी और जी और एम पर कोई लाइन नहीं बनती है, इसका मतलब ये रिजल्ट नेगेटिव है। मतलब पेशेंट को कोरोना का वायरस या एंटीबॉडी नहीं है, कोरोना का कोई एंटीबॉडी नहीं है। और यदि सी पे लाइन बनती है और यम पे लाइन बनती है, मतलब है इसमें यम से तात्पर्य है आईजीएम, इम्यूनोग्लोबुलिन एम की बात कर रहा हूं। जैसे कि जानते हो, ये जो प्रतिरक्षी है ये कोविड-19 का प्रतिरक्षी है। ये बताता है कि जो संक्रमण हुआ है वो 4 से 8 दिन के बीच का संक्रमण होगा। और इसमें जो यूनिट होते हैं प्रारंभिक संक्रमण का ये संकेत देता है। इसी तरह से अगर ये लाइन है और ये लाइन है, तो लाइन बना देते हैं। अगर तीनों लाइन है, आईजीएम, आईजीजी और आईसीसी से तात्पर्य कंट्रोल यूनिट आपका सही काम कर रहा है, ठीक है ना। ये दोनों अगर उपलब्ध हैं, दोनों एंटीबॉडी आपके शरीर में है, इसका मतलब इसका जो संक्रमण है 10 से 20 दिन के अंदर का है। और यदि केवल ये सी की लाइन
और जी की लाइन है। इसका मतलब है कि ये जो संक्रमण है ये लगभग 20 से 40 दिन के बीच का संक्रमण है। आपको ये बताता है कि आपको ये वायरस हो चुका था, अब आप इस वायरस से बच चुके हैं, एक तरह से कहा जा सकता है। 20 दिन के ऊपर का संक्रमण होता है, ये इसका इंडिकेशन ये रहता है। तो फिर से देख लीजिए, ये जो कंट्रोल पैनल है, जब एंटीबॉडी का हम टेस्ट करते हैं तो सैंपल टेस्ट रखते हैं सैंपल यूनिट में, और एक बफर सोल्यूशन यहाँ डालते हैं जो इस सैंपल को ऊपर की तरफ फॉरवर्ड करता है। और जब फॉरवर्ड करता है तो ये जो सी है, कंट्रोल पैनल है यूनिट का, ये प्रदर्शित करता है कि ये यूनिट सही काम कर रही है। अगर इसमें कोई शो नहीं कर रहा है इसका मतलब ये यूनिट सही काम नहीं करती है, ठीक है ना। अगर ये यूनिट काम कर रही है तो अगर इसमें कोई भी जी और एम में कोई भी लाइन नहीं बनती है तो इसका मतलब रिजल्ट नेगेटिव है। अगर एम पे लाइन बनती है तो इसका तात्पर्य है कि अभी रिसेंटली 4 या 5 दिन में इनको इन्फेक्शन हुआ है, और अगर ये दोनों लाइनें हैं तो इन्फेक्शन 10 या 20 दिन के बीच का हो सकता है, और केवल अगर एक लाइन जी वाला है तो ये इन्फेक्शन को 20 दिन पहले हुआ होगा। इस किट के माध्यम से बहुत जल्दी से ये पता लगाया जा सकता है कि आपको कोरोना वायरस है या नहीं है। तो ये जो 2 टेस्ट हैं, दोनों टेस्टों के माध्यम से हम कंफर्म करते हैं कि ये रोगी को इस वायरस से संक्रमण है कि नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा ऑथेंटिक जो रिपोर्ट देती है वो RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। लंबा प्रोसेस है, महंगा प्रोसेस है, लेकिन एकदम ऑथेंटिक रिपोर्ट देती है। इसलिए भी कर रहे हैं कि जब ये टेस्ट किया जाता है, मान लीजिए आज संक्रमण हुआ, अभी आपके शरीर में वायरस इंटर किया हुआ है, अभी आपके शरीर में एंटीबॉडी नहीं बना है, तो क्या रिजल्ट आएगा? इससे निगेटिव रिजल्ट आएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर RT-PCR से चेक किया जाए, नेजल फेरिंग्स से सैंपल इकट्ठा किया जाए, तो इससे भी ये पता चल जाता है। उपचार, तो इस बीमारी का फिलहाल अभी तक कोई परमानेंट इलाज के लिए ना तो कोई वैक्सीन है ना तो कोई दवा है। फिर भी जो कुछ दवाएं हैं आ रही हैं, लोग यूज कर रहे हैं। जैसे एक दवा है रेमडेसिविर या हाइड्रोक्लोरोक्विन या फिर जिंक। तो इसका कोई एथेंटिक, इन दवाओं का कोई एथेंटिक या प्रायोगिक कोई प्रमाण नहीं है कि ये दवाएं कोरोना वायरस को ठीक कर सकती हैं। परंतु जैसे क्लोरोक्विन है या जिंक है, तो जब ये वायरस रेप्लिकेट हो रहा होता है उसमें जो एंजाइम है, जैसे RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, उसको रोक देता है या उसको इनहिबिट कर देता है। इस तरह से ये जो वायरस के फैलने की जो दर है वो थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन इससे परमानेंट ठीक होने का कोई ये दवाएं उपलब्ध नहीं है। दूसरा, आजकल एक और टेक्निक जो भारत सरकार ने परमिशन दे दी है और ट्रायल लिया गया, उसका सफल है। कॉन्वोलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। ये प्लाज्मा हमारे ब्लड में पाया जाता है, और ये जो थेरेपी होती है, इस थेरेपी के द्वारा जो एक्यूट सीरियस पेशेंट हैं, उनको अगर ये प्लाज्मा दिया जाए तो उनमें बचाव किया जा सकता है। लेकिन कैसे प्लाज्मा देना है उसको आइए समझते हैं। ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, वे पेशेंट जिनको एक बार कोविड-19 का संक्रमण हो चुका है और उनमें एंटीबॉडी का विकास, एंटीबॉडी बन चुकी है,
एंटीबॉडी में जब भी हम टेस्ट में पढ़ा रहे थे, IgG और IgM, ये 2 तरह की एंटीबॉडी होती है। जिन पेशेंट्स में ये एंटीबॉडी बन चुका होता है कोविड-19 के लड़ने के बाद, वो व्यक्ति जब प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो उसमें ये दोनों एंटीबॉडी उपस्थित होती हैं, जो नए रोगी, नए कोविड-19 के संक्रमण के रोगी को में जब उसके शरीर में पहुंचा दिया जाता है तो वो उस वायरस को ख़त्म करते हैं। इस तरह से वो रोगी को स्वास्थ्य लाभ होता है, वो ठीक हो सकता है। इसीलिए आज सरकारें अनाउंस करती हैं कि जो भी कोरोना वायरस के रोगी हैं, जो ठीक हो चुके हैं, वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें। ये जो प्लाज्मा होता है, एक व्यक्ति में लगभग 500 ml प्लाज्मा निकाली जा सकती है। 500 ml में से केवल एक व्यक्ति ही ठीक हो सकता है। मतलब 2 डोज लगाए जाते हैं और 2 डोज में 200 ml की प्लाज्मा चढ़ाई जाती है। और इस तरह से प्लाज्मा के द्वारा इस बीमारी का फिलहाल अभी वर्तमान समय में बहुत इलाज किया जा रहा है। वैक्सीन्स का ट्रायल जोरों पे चालू है और वैक्सीन के द्वारा अभी तक जो सूचनाएं आ रही हैं विभिन्न देशों से, लगभग ट्रायल अंतिम चरण में है, वो पूरा होने वाला है और वैक्सीन बहुत जल्दी से मिलेगी। फिलहाल जब तक कोई ट्रीटमेंट नहीं आ जाता, कोई इलाज संभव नहीं है, तब तक के लिए आप सभी या हम सभी मास्क पहने, सार्वजनिक स्थान पे पहली बात तो न जाएं, अगर जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अनिवार्य रूप से मास्क पहने। यही एक बचने का तरीका है। इन्हीं के साथ ये कक्षा समाप्त होती है। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको काफ़ी काम आएगा, कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, जनरल नॉलेज के लिए काम आएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।